Right, let's get that hat on his head so we can reduce the CO2. 26 मई 2013 को हैरिसन ओकेन ने खुद को ओशियन के सरफेस से 30 मीटर नीचे एक घने अंधेरे भयानक साइलेंट होल में पाया। ये होरोइंग एग्जिस्टेंस हैरिसन ओकेन की रियलिटी बन गई। ये एक जैक्सन 4 टग बोट नाइजीरिया के कोस्ट पर पलट गया था। हैरिसन ओकेन और उसके दोस्तों ने अपना दिन और दिन की तरह ही शुरू किया। हैरिसन नाइजीरियन वेस्ट अफ्रीकन वेंचर्स थ्रू रेंट पर लिया गया टग बोट जैस्कन 4 पर कुक था। टग बोट्स ने ऑयल टैंकरों को असिस्ट किया जब वो अफ्रीकन कोस्ट पर किसी एक ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से ऑयल भर रहे थे। हालांकि ये हार्मलेस काम की तरह लगता होगा, लेकिन क्रू को अक्सर समुद्री डाकुओं से निपटना पड़ता है। समुद्री डाकुओं के कारण टग बोटों ने क्रू को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी लागू की। इस पर्टिकुलर डे पर जैक्सन 4 ने 2 टगबोटों को 70,000 टन के सुपर टैंकर को सेफ प्लेस तक पहुंचाने में हेल्प की। हैरिसन और क्रू काफी सालों से बोट चला रहे और समुद्र को अच्छे से जानते थे और उनके एक्सपीरियंस ने उन्हें बहुत सारी चीजों के लिए तैयार कर दिया था। हालांकि हैरिसन को ये एहसास होने वाला था कि भले ही कोई चीज नॉर्मल लगती हो, लेकिन ये फिर भी जानलेवा हो सकती है। इसलिए पायरेट्स को अपने दिमाग से दूर रखते हुए हैरिसन ने अगले दिन आराम किया। जब वो सो रहे थे तब जैक्सन 4 और अदर 2 टगबोट्स ने प्रेशर खींचने का काम किया, यानी तब तक जब तक डिजास्टर नहीं आ गया। पानी के वेव्स के अलावा सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हैरिसन को इस बात का एहसास नहीं था कि ये तूफान से पहले की भयानक शांति है। सुबह सुबह हैरिसन वॉशरूम जाने के लिए उठा, लेकिन तभी सब कुछ बिगड़ गया। एक शक्तिशाली लहर के जहां से टकराने पर टगबोट अचानक हिल गया। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के कारण क्रू अपने रूम के अंदर ही फंस गए थे, लेकिन सी मॉन्स्टर ने जहाज के अंदर भी अपनी पानी फैला दी। तभी बोट इतनी तेजी से पलटी कि जब हैरिसन ने देखा कि क्या हो रहा है तो वो पहले से ही पानी में था। जैसे ही भूखे समुंदर की गर्जना उसके कानों में गूंजी, उसका पहला थॉट भागने का प्रयास करने का था। हैरिसन को एहसास हुआ कि वो दरवाजे पर बहते पानी के तेज प्रेशर के कारण वॉशरूम में फंस गया था। हालांकि ये अनक्लियर है कि हैरिसन के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसे हेल्पलेस होकर देखना पड़ा कि उसके 3 फेलो क्रू के मेंबर को समुद्र की ठंडी कुचलने वाली पानी में खींच लिया गया। जैसे ये सारी चीजें शुरू हुई, हैरिसन अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वो अपने बचने की पॉसिबिलिटी का पता लगा पाता, एक और जोरदार झटके ने उसे उस ढलान में ढकेल दिया जहाँ कुछ ही टाइम पहले उसके क्रू की मेंबर की मौत हो गई थी। टगबोट के उलट जाने और डूब जाने के कारण हैरिसन को एक ऑफिसर के केबिन में बने बाथरूम में ले गया, जहां एक एयर का पॉकेट बन गया था। हैरिसन ने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपने बचने की पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोचा, या वो कितने टाइम तक फंसा रहेगा ओशियन के सरफेस से 30 मीटर नीचे। इंसुलेटेड स्टील के 6 साइड बॉक्स में फंसे होने पर बचने की कोई गारंटी नहीं होने पर कुछ भी हो सकता था। क्लोस्ट्रोफोबिया उनकी सबसे कम चिंता थी, यहाँ तक कि साउंड भी ऐसे प्लेसेस पे अलग तरह से बिहेव करती है। इस पॉइंट तक उनका जिंदा रहना एक चमत्कार था। साउंड के एब्सेंस पर आपका बॉडी सोर्स बन जाता है और आपकी नसों और ऑर्गन्स के थ्रू ब्लड पंप करने की आवाज सुनना इंटेंस होता है। हैरिसन अकेला था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि रेस्क्यू टीम उसे ढूंढ पाएगी या फिर नहीं, या टाइम रहते उसे बचाया जाएगा या फिर नहीं। फॉर्चुनेटली उस एरिया में कई बोट्स थे और उन्होंने बचे हुए क्रू के मेंबर को ढूंढने के लिए अपना प्रयास शुरू किया। हैरिसन ने एक बार ऑब्स्टेकल्स को पार कर लिया था, लेकिन कुछ भी गारंटी नहीं था, यहाँ तक कि उनके गुड फॉर्चून के साथ भी। बाद में उन्हें समझ आया कि टगबोट ओशियन में डूब गई थी। रेस्क्यू टीम ने सर्वाइवर्स की तलाश करते हुए जहाज के गेट पे नॉक किया। वॉशरूम के अंदर से हैरिसन ने भी नॉक किया, फिर भी खामोशी छाई हुई थी क्योंकि वॉशरूम बहुत अंदर था, जिससे उसकी आवाज निकलना बंद हो गई थी। कुछ ही देर बाद रेस्क्यूअर्स ने किसी को भी जिंदा ना पाकर हार मान ली। हैरिसन ने भी हार मान ली। खाना, पानी और सनलाइट के बिना वो सोच रहा था कि क्या वो कभी बच पाएगा। हैरिसन ने खुद को घने अंधेरे में अकेला पाया। रेस्क्यूअर्स का कोई साइन ना मिलने पर 29 इयर्स के कुक को रियलिटी का सामना करना पड़ा। इवेंचुअली वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया और वो अभी भी सुबह से केवल बॉक्सर पहने हुए था। जिंदा रहने की चाहत के साथ अपनी वाइफ और फैमिली के बारे में सोचते हुए और उनके साथ क्या होगा, हैरिसन ने जोखिम लेने का फैसला किया। बिना किसी लाइट
डाइविंग गियर, यहाँ तक कि सांस लेने के किसी मशीन के बिना उसका एकमात्र रास्ता था जहाज में गहराई तक डाइव लगाना। वो जानता था कि ये उसे मार सकता है, लेकिन ये उसका एकमात्र मौका था। स्कूबा डाइविंग एक रोमांचक एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत गहराई तक डाइव लगाने से ऑक्सीजन टॉक्सिक हो सकती है, जिससे बॉडी की बिहेवियर डिसबैलेंस हो सकती है और डेथ भी हो सकता है। और अगर आप बहुत तेजी से चढ़ते हो तो आपके बॉडी में नाइट्रोजन बबल्स बनते हैं, जिसे डिकम्प्रेशन बीमारी होती है, जिसे बेंट्स भी कहा जाता है। फिर भी हैरिसन भागने के लिए तैयार था। उसे लग रहा था कि अगर वो जिंदा रहा तो कोई ना कोई उसे बचा लेगा। उसने खुद को गहरे पानी में उतारा और टगबोट के थ्रू अपना रास्ता महसूस किया। उसे गाइड के लिए केवल उसकी मेमोरी पे डिपेंड होना था। हैरिसन को इंजीनियर के ऑफिस में एक और ईयर पॉकेट मिला और लग रहा था जैसे कि अभी भी भगवान उनके साथ है। बट फिर भी ये जश्न मनाने का टाइम नहीं था। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हैरिसन ने गद्दे और दीवार पैनलिंग से एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म ने उसे गर्मी से बचने और एनर्जी वेस्ट किए बिना पानी के ऊपर रहने में हेल्प की। उन्हें सिचुएशन वर्स्ट लग रही थी, इसलिए वेस्ट अफ्रीकन वेंचर्स ने खोए हुए क्रू के मेंबर्स की बॉडी ढूंढने के लिए DCN ग्लोबल को काम पर रखा। अपने जहाज से उन्होंने क्रू को ढूंढने के लिए एक और अभियान शुरू किया। जब आपको एहसास होता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई है तो डिसअपॉइंटमेंट से बचना मुश्किल होता है। हैरिसन केवल डर से सुन सकता था, क्योंकि स्टील की जेल पानी की हर बूंद और छींटे की आवाज को बढ़ा रही थी। इन मोमेंट में हैरिसन ने भगवान पर भरोसा किया। डाइव क्रू को अपना काम पूरा करना था। न केवल टगबोट 100 फीट नीचे था, बल्कि ओशियन सरफेस से नीचे देखने पर यह इम्पॉसिबल लग रहा था। डाइव क्रू ने बंद जहाज में घुसने के लिए 1 घंटे तक मेहनत की। फाइनली 3 डाइवर्स निको वान हीडन, आंड्रे इरास्मस और डैरिल ओस्टुवेजन जहाज में घुसे और सबसे बुरी सिचुएशन के लिए तैयारी किए। ऊपर अपने सुपरवाइजर्स के गाइडेंस में, जो हीडन के गियर से कैमरे की फुटेज देख सकता था, डाइवर्स जहाज के थ्रू सेफली आगे बढ़े। उन्होंने 4 बॉडी बरामद किया। अब तक हैरिसन 60 घंटे पानी के अंदर बिता चुके थे और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी से डील करना होगा। इसलिए जब लाइट इंजीनियरिंग रूम के ठीक बाहर से होकर गुजरा तो हैरिसन को बिलीव नहीं हुआ कि उसने क्या देखा है। रेस्क्यू के लिए डेस्परेट थका हुआ कुक निको को पकड़ने के लिए पानी में कूदा, इससे पहले कि वो फिर से पीछे छूट जाता। हैरिसन की हाथों ने निको को पकड़ लिया, जिसे डाइवर चौंक गया और उसे पता चला कि ये मिशन पूरा नहीं हुआ है। अजम्पशन खतरनाक हो सकती है, लेकिन हैरिसन से बेहतर ये कोई नहीं जानता, जिसके बारे में निको का मानना था कि वो एक और बॉडी है जिससे उन्हें अभी तक बरामद करना है। जिसके बाद ये फुटेज है जिसमें वो मोमेंट दिखाया गया है जब निको हैरिसन का हाथ देखता है। हालांकि ये परेशान करने वाला हो सकता था, लेकिन निको को बिलीव था कि उसे एक लापता क्रू मेंबर का बॉडी मिल गया है और उसे हैरिसन का हाथ पकड़कर उसे सेफली ऊपर लाना है। निको को लगा कि वो सपना देख रहा है, क्योंकि उसने एक जिंदा पर्सन को अपनी ओर घूरते हुए देखा, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये इम्पॉसिबल है। जैसे ही निको का सुपरवाइजर माइक्रोफोन में चिल्लाकर कहता है कि हैरिसन जिंदा है, उसे हैरिसन को शांत करने के लिए उसके शोल्डर को थपथपाने और उसे अंगूठा दिखाने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अदर डाइवर्स भी हैरिसन से मिले और उससे बात करी। हालांकि उन्हें अभी भी हैरिसन को सेफली बाहर निकालना था। डाइविंग टीम इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि उसे कैसे बचाया जाए। उन्होंने डिसीजन लिया कि उसे एक नॉर्मल डीप सैचुरेशन डाइवर की तरह ट्रीट करना है। जब कोई इंसान इतनी गहराई में डाइव लगाते हैं तो वो लगभग 20 मिनट तक ही रह सकते हैं। इसलिए टीम ने हैरिसन को स्टेजेस में लाने का फैसला किया। इसके बाद डाइवर्स ने उससे चढ़ाई के लिए तैयार किया, उसे ऑक्सीजन मास्क दिया और उसके बॉडी को गर्म पानी से गर्म किया। उसे शांत और कलेक्टेड रखते हुए उन्होंने उसे एक डाइविंग बेल तक ले गए, जहां क्रू उसके साथ रहेंगे जब तक वो सेफली ऊपर नहीं पहुंच जाए। 28 मार्च को 7 बजे हैरिसन ये सोचकर सरफेस पर पहुंचे कि अभी केवल 12 घंटे ही हुए हैं, बट वो ये जानकर शॉक हुए कि 3 दिन बीत चुके थे। हैरिसन अभी भी खतरे से बाहर नहीं थे। डाइवर टीम को उसके बॉडी का प्रेशर कम करने के लिए उसे एक स्पेशल डिकम्प्रेशन रूम में ले जाना पड़ा। इस प्रोसेस में 2.5 दिन का टाइम लगा, लेकिन सक्सेस मिली। पानी के अंदर 60 घंटे से अधिक रहने के बाद
हैरिसन ओकेन अपनी स्टोरी बताने के लिए जिंदा थे। सभी ऑब्स्टिकल्स के बावजूद जिंदा रहने की स्टोरी। उनकी कुशलता और काम बिहेवियर ने उन्हें अंधेरे में रहने के लिए हेल्प की। उनकी स्टोरी फेथ की स्टोरी है, जो हमें याद दिलाती है कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है तो उम्मीद से भरा एक एयर बबल हमें आगे बढ़ाने के लिए काफी होता है।